तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मास्टर प्लान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की। आइए इसकी कहानी को समझते हैं। सोचिए जरा, बस एक किताब और 1 अरब से ज्यादा लोग। एक अकेली किताब जो करोड़ों लोगों की जिंदगियों, उनके हक और उनकी सरकार को रास्ता दिखाती है। यही वो दस्तावेज है जो भारत की बुनियाद है। ये नंबर देखिए, 395। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें इतने ही आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद थे और उस जमाने में ये दुनिया के सबसे लंबे, सबसे डिटेल्ड संविधानों में से एक था। ये नंबर ही बताता है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत और कितनी दूर की सोच लगी होगी। तो जब संविधान बनाने वाले बैठे तो उनके सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल क्या था? सबसे बड़ी चुनौती थी खुद इस नए देश को परिभाषित करना। जी, यही वो बुनियादी सवाल थे जिनका जवाब ढूंढना था कि आखिर ये नया देश भारत है क्या, इसकी सरहदें कहाँ तक हैं और कौन है वो जिसे इस देश का नागरिक कहा जाएगा। और इसी का जवाब मिलता है संविधान के शुरुआती हिस्सों में। पार्ट 1 वो तो देश का भौगोलिक नक्शा तय करता है, बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। और पार्ट 2 वो ये बताता है कि इस नक्शे के अंदर रहने वाला भारतीय कौन है। अच्छा, देश की परिभाषा तय हो गई, नागरिक कौन है ये भी पता चल गया। अब अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल सामने आया, हर एक इंसान की आज़ादी और सम्मान को कैसे पक्का किया जाए। वो ये था कि एक इतनी ताकतवर सरकार के सामने एक आम इंसान की हिफाजत कैसे होगी। इसका जवाब मिलता है संविधान के पार्ट 3 में। ये वो हिस्सा है जिसे सरकार और जनता के बीच का एक पवित्र वादा माना जाता है। इन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ये वो बुनियादी हक हैं जिनकी गारंटी खुद संविधान देता है। मतलब इन्हें खुद सरकार भी नहीं छीन सकती और इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। और ये हक बहुत सारे हैं, कानून के सामने बराबरी से लेकर अपनी बात कहने की आज़ादी तक, किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ अधिकार से लेकर अपने धर्म को मानने की आज़ादी तक। ये सब मिलकर हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। पता है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो किसी भी नागरिक को अपने अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। इसी के दम पर यह अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में मजबूत बनते हैं। मगर कहानी सिर्फ अधिकारों की नहीं है। सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। अधिकारों के साथ आती हैं कुछ जिम्मेदारियां भी। इसे ऐसे समझिए, ये एक दो तरफा कॉन्ट्रैक्ट है। एक तरफ मौलिक अधिकार हैं जो राज्य का नागरिक से वादा है और दूसरी तरफ है मौलिक कर्तव्य जो एक नागरिक का राष्ट्र से वादा है। फर्क बस इतना है कि अधिकार कानूनी तौर पर लागू होते हैं जबकि कर्तव्य नैतिक जिम्मेदारियां हैं। और एक दिलचस्प बात, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये शुरू से संविधान में नहीं थे। इन्हें तो 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। चलिए अब बात करते हैं उस मशीनरी की जो असल में देश को चलाती है, यानी कि हमारी सरकार का ढांचा कैसा है। सवाल बिल्कुल सीधा है, देश कौन चलाता है और कैसे? इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमें मिलता है संविधान के पार्ट 5 में। ये सरकार का एक तरह से यूजर मैनुअल है। तो संविधान ने सरकार की ताकत को मोटे तौर पर 3 खंभों में बांट दिया है। पहले हैं राष्ट्रपति जो देश के प्रमुख हैं, दूसरे हैं प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट जो असल में सरकार चलाते हैं, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण है संसद, जहां लोकसभा और राज्यसभा मिलकर पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे कमाल की बात पर। वो क्या है जो इस संविधान को इतना खास बनाता है? सोचने वाली बात है ना कि 1950 में लिखा गया एक दस्तावेज आज की तेज रफ्तार दुनिया में भी कैसे काम का बना हुआ है। जमाना तो बिल्कुल बदल चुका है। इसका जवाब छिपा है इस नंबर में, 368। ये कोई मामूली नंबर नहीं, ये आर्टिकल 368 है। यही वो जादुई चाबी है जो हमारी संसद को ये ताकत देती है कि वो वक्त और जरूरत के हिसाब से संविधान में बदलाव यानी संशोधन कर सके। और इसी वजह से हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है। वैसे संविधान में बदलाव करने की ये जो ताकत है, इसका आइडिया साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित था। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर से अच्छे विचारों को अपनाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। तो आखिर में बस एक सवाल, 70 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है।
क्या आज भी ये दस्तावेज भारत की असली आत्मा, उसकी उम्मीदों और चुनौतियों को दर्शाता है? इस पर सोचेगा जरूर।